कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर में। कूलम्स लॉ की 4 वीडियो की जो सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है, उसमें से 2 वीडियोस पूरे हो चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ का स्केलर नेचर, जो फोर्स आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका स्केलर नेचर। इन द सेकेंड वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आज कूलम्स लॉ के सीक्वेंस का तीसरा वीडियो है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन हिडन सीक्रेट्स को, उन लिमिटेशंस को, उन सारी की सारी तमाम बातों को जो कूलम्स लॉ को कंप्लीटली जानने के लिए बेहद जरूरी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आज मैं आपको कूलम्स लॉ क्या होता है ये बताने नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये मेरे पुराने 2 वीडियोस में। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपको कूलम लॉ का स्केलर और वेक्टर फॉर्म थॉरोली क्लियर हो जाए। ये तीसरा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो हमको सभी लोगों को ये क्लियर है कि सपोज ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स में मैंने 2 पॉइंट चार्ज यहाँ लिए हैं, लेट दे आर Q1 एंड Q2, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब कुछ भी हो सकता है Q1 और Q2 का नेचर, ये दोनों लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, ये दोनों अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। तो इनका नेचर चाहे जो हो, एक बात तो क्लियर है, अगर ये दोनों लाइक चार्ज है जैसा फिलहाल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स एक्ट करेगा। अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस होते तो F12 और F21 के डायरेक्शन रिवर्स हो जाते, ये A और B की तरफ ऐसे हो जाते, तो फोर्स जो होता वो अट्रैक्शन का होता। Here I have taken F12, that is the force experienced by first charge due to the second charge, that is F21, the force experienced by the second charge due to the first charge। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। F12 F21 के बराबर होगा एंड लेट इट इज टेकन एज F। ये जो कूलम का फोर्स आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइनिंग द 2 इक्वेशन वी गेट दिस, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k कांस्टेंट आएगा and the final expression becomes F is equals to K Q1 Q2 by R square, where K is the constant of proportionality, it is called Coulomb's constant। तो ये सारी बातें मेरे स्केलर वाले और वेक्टर वाले दोनों वीडियो में कवर हो चुका है। अब चलते हैं आज के काम की तरफ, जहां पर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कूलम लॉ का जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट था वो था क्या। वो ये था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये साफ है कि कूलम का नियम आप तब लगा सकते हो जब आपके चार्जेस एक तो पॉइंट चार्जेस हों और दूसरा दोनों ही स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये है क्या। कूलम्स लॉ मेरा बेसिक फोर्स लॉ है। कूलम लॉ को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक फोर्स लॉ कह सकते हो, लेकिन कूलम का जो नियम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लॉ नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कूलम का लॉ सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपके दोनों के दोनों चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में हो। अगर ये चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी पिक्चर में आएगा, और कूलम के नियम से हम किसी भी तरह से मैग्नेटिक फोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम मैग्नेटिक फोर्स को मेजर नहीं कर सकते। सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी अगर ये चार्जेस लाइट की स्पीड के आसपास चलने लगे, रिलेटिविस्टिक नेचर अगर आ जाएगा तो क्या सिर्फ ये नियम स्टैटिक कंडीशन पर एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। मोशन की कंडीशन पर क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जगह फिर हमें और कुछ अलग प्रकार का एक पावरफुल नियम चाहिए, और वो हमारे पास में गॉस लॉ के नाम से ऑलरेडी है। तो गॉस लॉ जब आप लगाते हो तो गॉस लॉ में चार्ज आपका भले ही रेस्ट पर हो या मोशन में हो, फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आपका चार्ज लाइट की स्पीड से भी जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, गॉस लॉ उसके ऊपर वैलिड है। तो गॉस लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लॉ होने का दर्जा हासिल है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल के थ्रू दी गई जो 4 इक्वेशंस हैं, उन चारों इक्वेशंस को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 पिलर कह सकते हो, उनको 4 फंडामेंटल लॉ कह सकते हो। और उसमें से जो सबसे पहला पिलर है, जो सबसे पहली इक्वेशन है, जो सबसे पहला लॉ है, दैट इज नथिंग बट द गॉस लॉ।
तो गॉस लॉ जो कि हम अपने सिलेबस में आगे पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लॉ है। कूलम्स लॉ फंडामेंटल लॉ अगर आप कहना चाहें तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लॉ ना बोलें, इसे आप बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बोलें। ये इसका दायरा है, ये इसकी रेंज है। नाउ नेक्स्ट, ऑब्वियसली जैसे कि कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में आया है, मैंने अभी स्टेटमेंट कहा था, आपने सुना होगा कि हमारा जो कूलम का लॉ है वो पॉइंट चार्जेस पर वैलिड है। स्टैटिक होगा तो स्टैटिक का कारण क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। आप जब पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो पॉइंट चार्ज का जो एक स्टैंडर्ड टिपिकल डेफिनेशन है वो ये है कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन कहा जा रहा है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है जिस मैथमेटिकल पॉइंट को आपने दो प्रॉपर्टी असाइन करके रखी हुई है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द चार्ज एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द मास। अगर कोई मैथमेटिकल पॉइंट ऐसा है जिसे ये दो प्रॉपर्टी हमारे थ्रू मिल गई हैं, तो हम उस मैथमेटिकल पॉइंट को बोलते हैं दैट मैथमेटिकल पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ये बार बार जो मैं मैथमेटिकल पॉइंट बोल रहा हूं इसकी मीनिंग क्या है? When I say that point charge is a mathematical point, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट मैंने लिया है उसका साइज 0 होगा, कुछ भी उसका साइज नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन भी 0 होगा, उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उसका डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा, नो डायमेंशन, एंड द लास्ट उस पॉइंट की वॉल्यूम भी कुछ नहीं होगी। देखिए कितने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन हैं किसी भी पॉइंट चार्ज को लेकर। एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई साइज ना हो, एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई एक्सटेंशन ना हो, एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन ना हो, जिसका कोई वॉल्यूम ना हो, कुछ भी ना हो, उस पॉइंट को अगर हम ये दो प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं सो दैट पॉइंट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। तो इतना सख्त डेफिनेशन है, इतना स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है पॉइंट चार्ज का। तो ये तो बात हो गई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की। प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशन की अगर आप बात करें तो ऐसा कोई रियलिस्टिक पॉइंट तो हमें हासिल नहीं होने वाला, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि मैंने इसको पॉइंट ना बोल के आगे एक प्रीफिक्स लगा दिया, दैट इज द मैथमेटिकल पॉइंट। रियलिस्टिक सिचुएशन में जब एक स्फीयर जो कि चार्ज्ड है उसके सामने कोई दूसरा स्फीयर आता है, मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं, मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज सिलेंडर्स हैं, मान लीजिए एक स्फीयर है एक सिलेंडर है, ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है। इस रियल लाइफ सिचुएशन में अगर हमको दो चार्ज्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में कूलम्स लॉ लगाना है तो ये हम तभी लगा पाएंगे जब हम पहले ये अश्योर कर लेंगे कि क्या उस सिचुएशन में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर करते हैं। अगर करते हैं तो भले ही वो एक्सटेंडेड हो, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेशल सर्कमस्टेंस में हम कूलम का नियम लगा सकते हैं। और वो चेक करने का तरीका ये है कि आप उनके सेपरेशन और उनके डायमेंशन को आपस में कंपेयर करें। अगर दोनों चार्ज्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का सेपरेशन इतना ज्यादा है कि उस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में उनका खुद का डायमेंशन नेग्लिजिबल है, अगर ऐसा है तो आप उस सिचुएशन में उन दोनों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट चार्ज के नजरिए से देख सकते हैं और कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। मेरा जो चौथा वीडियो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का होगा, उस चौथे वीडियो के बाद में आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में कैसे कूलम लॉ लगाया जाता है, कैलकुलस का कितना स्ट्रॉन्ग रोल होता है यहाँ पर, उसके लिए ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो तैयार है। तो वेट कीजिए उसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद मैं उसको लॉन्च करूंगा क्योंकि तब हमारे लिए न्यूमेरिकल करने के रास्ते खुल चुके होंगे। तो ये एक सिचुएशन थी। अब इस पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट को कंक्लूड करने के पहले एक बेहद जरूरी बात, ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट, इतनी ज्यादा रिजिडिटी, इतनी ज्यादा सख्तियां कि साइज भी ना हो, एक्सटेंशन भी ना हो, डायमेंशन भी ना हो, वॉल्यूम भी ना हो, इतना स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशन लेने के पीछे कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ इतना था कि अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस नहीं लेते, अगर आप एक ऐसा पॉइंट नहीं लेते जिस पॉइंट का ना तो कोई साइज है, ना कोई एक्सटेंशन है, ना डायमेंशन है, ना वॉल्यूम है, तो कुछ प्रश्न हमारे सामने आना शुरू हो जाते, कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमको देना पड़ता। जैसे चार्ज का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को 3 क्वार्क ने मिलकर बनाया है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क।
तो ये प्रश्न सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आपने चार्ज लिया है तो जल्दी से बताइए चार्ज का अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है, और फर्दर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, सब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं जिन्होंने उस चार्ज को क्रिएट किया है। तो एक तो ऐसे प्रश्न हमसे ना पूछे जाएं, इसलिए हमने इतनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन बनाई है। दूसरा, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर चार्ज का है, ये तमाम बातें हमारे सामने आती तो हमको एक बात और एक्सेप्ट करनी पड़ती कि चार्ज की अपनी एक स्पिन भी होती है। अगर चार्ज की स्पिन होती है तो फिर मोशन में आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ फिर मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगी। तो ये देखिए, जहां हम चीजों को रोक रहे थे कि हमें पैनिक ना दे, वो फिर से शुरू हो गया। तो वास्तव में देखा जाए तो इतना स्ट्रिक्ट डेफिनेशन पॉइंट चार्ज बनाने के पीछे हमारे मन में इनिशियल लेवल पे चीजों को सिंपल करना था। ठीक वैसे ही जैसे 11th क्लास में मैकेनिक्स जब आपने स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा। एक कार भी अगर जाती थी तो आप ये नहीं देखते थे कि उस कार की लंबाई क्या है, आप कार का जो पीछे वाला हिस्सा होता है और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे आपने हमेशा नेग्लिजिबल मान के कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। तो जो रोल प्ले पॉइंट ऑब्जेक्ट 11th क्लास के मैकेनिक्स में करता था, एग्जैक्टली वही रोल प्ले हमारा पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में करता है, चीजों को सिंपल बनाए रखता है। फिर आगे जाके तो हमें रियलिस्टिक चीजें पढ़नी ही हैं, लेकिन फॉर बिगिनर्स इनिशियल लेवल पे ये कंसेप्ट बेहद जरूरी है। आगे चलते हैं। द थर्ड पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि कूलम लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। देखिए, कूलम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसके कहने के पीछे मैं जो पर्पस है वो ये है कि जब कूलम लॉ सामने आया, कूलम लॉ 1785 में हमारे सामने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इट मींस के 1785 के दौर में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग किसी भी प्रिंसिपल, थ्योरी या लॉ से इसे डिराइव करके बनाया है, ऐसा नहीं। कूलम लॉ को एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड करने के लिए चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम नाम के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने एक डिवाइस को इन्वेंट किया एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस की सहायता से लगातार हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हुए इसे खोजा गया है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब, अगर आप टॉर्शन बैलेंस की पिक्चर देखोगे, मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, तो उसमें दो स्फीयर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है। तो कभी स्फीयर्स को चार्ज डबल किया गया तो दूरी का जो 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 बीच की दूरी है उसे हाफ किया गया, कभी डिस्टेंस डबल की गई, चार्ज डबल किए गए, कभी डिस्टेंस डबल की गई, चार्ज हाफ किए गए। तो लगातार कई बार ये ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं टॉर्शन बैलेंस पे, और इस तरह से करते 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 एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हमारे सामने आया, दैट इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपने जब भी कूलम्स लॉ इस तरीके से देखा होगा तो शायद आपके मन में आता हो कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, F is equals to G m1 m2 by r square, and that's a fact। बात सही है। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ 1785 यानी कूलम लॉ के लगभग 100 साल पहले सामने आ चुका था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन न्यूटन के नियम को नहीं मिला था। हेनरी कैवेंडिश नाम के व्यक्ति ने 1785 यानी जो ईयर कूलम लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का है, उससे लगभग 12 या 13 साल बाद इसी टॉर्शन बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए न्यूटन के नियम को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, एक नियम जो कि कूलम्स लॉ के लगभग 100 साल पहले आया, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 12-13 साल बाद हुआ, और उस डिवाइस से हुआ जिसका नाम टॉर्शन बैलेंस है, एंड दैट वाज इन्वेंटेड बाय कूलम। नाउ फोर्थ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे तो उस नियम को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। अब न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ भी इस नियम को ओबे करता है। अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाएगा, न्यूटन का लॉ। अगर ये फोर्स कूलम्बियन फोर्स है तो कूलम का लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाएगा। तो इस कैटेगरी में आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो दो नियम आते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एंड हियर टुडे जो हम पर बात कर रहे हैं कूलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो लॉ। लेकिन क्या सिर्फ ये दो ही नियम ऐसे हैं जिनका नेचर इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा है? द आंसर इज नो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट
एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो या इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो, वो भी डिस्टेंस पर इनवर्सली, ऐसे स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस प्रकार होता है। तो चार चीजें अब आज आपकी लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। फर्स्ट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज जो देख रहे हैं कूलम्स लॉ, थर्ड इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द फोर्थ इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो इंटेंसिटी हो या फोर्स हो या कुछ और, अगर वो डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना शो करती है तो हम उस नियम को कहेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये सेंट्रल फोर्स होती है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, आइए यहां देखें। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जहां दोनों चार्जेस Q1 और Q2 रखे हुए हैं उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन का, या अगर अट्रैक्शन का फोर्स होता इस प्रकार, तो वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम ही एक्ट करेगा और कहीं नहीं कर सकता। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम ही एक्ट करेगा। ये खूबी हमने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में भी देखी थी। जैसे अगर ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 एंड वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 एंड दिस इज द डिस्टेंस, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस हो गया, तो इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स था वो इस तरह से लगता था। ये हमने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ में देखा। मतलब दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा इस प्रकार, अगर फोर्स उसके अलोंग लगे तो हम ऐसे नियम को, ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स का दर्जा देते हैं। ये बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है। आपको लगता होगा तो भाई फोर्स अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम नहीं लगेगा तो कहां लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी नियम इसे फॉलो नहीं करते जो बात मैंने अभी आपको बताई। इस कैटेगरी में कुछ हैं, जो कुछ फोर्सेस हैं जो इसे फॉलो करते हैं, जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम का फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपका सेंट्रल फोर्स है। तो नॉर्मली 11th और 12th में हम फिजिक्स में जो मैक्सिमम फोर्सेस पढ़ते हैं वो सेंट्रल फोर्स ही होती है। इस वजह से हमको ये बड़ा ऑब्वियस सा लगता है कि भाई फोर्स अगर लाइन ज्वाइनिंग देम पे नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। ये टोटल ट्रुथ नहीं है। देयर आर टू extraordinary example of forces. One is the weak force and another is the strong nuclear force. ये दोनों ही फोर्सेस सेंट्रल नहीं होती, ये दोनों ही फोर्सेस फंडामेंटल पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन है ना उसके अलोंग नहीं लगती। अब ये दोनों ही फोर्सेस बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फोर्स हमको मॉडर्न फिजिक्स में आगे पढ़ने का मौका मिलेगा तो उस समय इसका कैरेक्टर और बिहेवियर मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारा जो कूलम का फोर्स है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी फोर्स देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हर मतलब फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। There is nothing like a single isolated force. एक इकलौती फोर्स तो होना संभव नहीं है। और दूसरा, जो दोनों फोर्सेस होंगी वो एक ही बॉडी पे नहीं लगेंगी। तो आप जैसा कि पिक्चर से देख रहे हो, F12 अगर एग्जिस्ट हुआ तो F21 भी एग्जिस्ट हुआ और एक साथ एग्जिस्ट हुआ। ऐसा नहीं कि 5 मिनट पहले F12 एग्जिस्ट हो गया और उसके 5 मिनट बाद F21 एग्जिस्ट होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, या ये कॉज है और ये इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी न्यूटन के थर्ड लॉ आपने पहले देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो देखा होना चाहिए। अब F12 अगर A पे रखे हुए Q1 पे लग रहा है तो F21 B पे रखे हुए Q2 पे लग रहा है। ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं लग सकते, अलग अलग लग सकते हैं। मैंने अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में जो कि वेक्टर नेचर पर था उसमें साफ साफ इस बात को प्रूफ किया है कि वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर F21। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इस पॉइंट को पूरी तरह से समझने के लिए, द सिक्स्थ पॉइंट कि कूलम का जो फोर्स है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करता है, यू शुड सी दैट वीडियो, आपको वो देखना चाहिए। अगर दो फोर्सेस ऐसा बिहेवियर दें तो हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करते हैं। तो हमारा जो कूलम्स का लॉ है
उसकी जो कूलम्बियन फोर्स है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करती है। आगे चलते हैं। कंजर्वेटिव, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव फोर्स भी ऑलरेडी आपने 11th क्लास में देखी होगी। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस उन्हें कहते हैं जिस रीजन में ये फोर्सेस होती हैं वहां पर अगर आप एक क्लोज्ड पाथ लें तो पूरी जो राउंड ट्रिप होती है उसको कंप्लीट करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। ये पाथ पर डिपेंड ना करने वाली फोर्सेस हैं और ऐसा माहौल जब आता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर पाते हैं। दैट्स व्हाई आपने 11th क्लास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है वो कंजर्वेटिव है। आज जो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कंजर्वेटिव है और दोनों ही जगहों पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। कुछ फोर्सेस आपने पढ़ी हुई हैं जैसे फ्रिक्शन वगैरह, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। सो अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कूलम्बियन फोर्स इज कि ये कंजर्वेटिव है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये फोर्स क्योंकि स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप्ड है, दैट्स व्हाई ये कंजर्वेटिव है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आगे जब एडवांस टॉपिक्स फिजिक्स के पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से फोर्स और फील्ड जो किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम की वजह से बनती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी तो क्या वो भी कंजर्वेटिव होगा, जैसा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कशन के लिए सुरक्षित रखते हैं। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे चार्जेस स्टैटिक कंडीशन पर हैं, रेस्ट पर हैं, तो जो फोर्स और फील्ड है वो किस नेचर की है, वो कंजर्वेटिव नेचर की है। एंड द लास्ट पॉइंट, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स था, मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करने के लिए ऐसा कोई फिजिकल कांटेक्ट हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो था वो लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं था। दूसरी बात, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मैं लिख देता हूं यहां पर, वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड्स, कई हजारों किलोमीटर तक, सेवरल थाउजेंड किलोमीटर तक लगेगा। इसकी अपर रेंज कोई फिक्स नहीं कर पाया है, तो इस बड़ी रेंज पर ये लगेगा। और एक बात बताता हूं मैं आपको, न्यूक्लियस के अंदर भी ये उतना ही सक्षम और एक्टिव है जितना न्यूक्लियस के बाहर है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर देते हैं। अब इस डोमिनेशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एकदम वो इफेक्ट नहीं दिखा पाता जो थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसे डोमिनेट कर लेते हैं। बट वो होता नहीं है, ऐसा नहीं है।